डर लगता है ना इस चैप्टर से, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से? कोई बात, आप डरो मत, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है बी डी स्केयर, बायो डीप डाइव सीरीज है बेटा। इस सीरीज में हम पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। और इससे पहले मैं 3 लेक्चर में उसको ब्रेक डाउन कर चुका हूँ, उसको पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा उसका चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट में हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेटा मेरा नाम है मनप्रीत शर्मा सर, और आई हैव एक्सपीरियंस इन द Akash as well as the PW, and I have also qualified some exam, national exams such as the CSIR NET JRF with the All India rank 62। इसके साथ मैंने और भी बहुत सारे जो है एग्ज़ाम, बार्क हो गया, IIT कानपुर हो गया, ठीक है, DU हो गया और DRD हो गया, इनके एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है बेटा। और मैंने काफ़ी टाइम तक रिसर्च भी की है, और मुझे पता है कि नेशनल एग्ज़ाम जो है उसमें कितनी ग्राइंडिंग की ज़रूरत होती है, और मैं उस चीज़ से खुद निकल के आया हूँ। तो मैं उसी तरीके से आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता देता हूँ मैं। हम जो है आज हम कवर करने वाले हैं हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि 1952 में उन्होंने पब्लिश किया था अपना डेटा। सेकंड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं चारगाफ रूल, जो कि 1951-52 के अराउंड ही बेटा जो है डेटा इसका आया था। उसके बाद जो है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी हम देखने वाले हैं। वैसे तो मैंने लेक्चर 1 में वॉटसन एंड क्रिक बेटा कवर करवा दिया था, ठीक है, बट जो है यहाँ पे कंटेक्स्ट देख के इन एक्सपेरिमेंट्स का मैं आज फिर से कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था 1953 में। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है कि सर साइंटिस्ट के नाम याद नहीं होते, कैसे करें, किस तरीके से करें। तो बेटा इसके लिए मैं जल्दी ही 5 मिनट की जो है एक साइंटिस्ट, जो पूरे पूरे साइंटिस्ट को कवर करेगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में और उनके काम को कवर करेगी, वो मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना, उसको देख लेना, तो आपको साइंटिस्ट भी याद हो जाएंगे। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, और जो मैंने मेंशन किया था वो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बेटा। हर्शे एंड चेज जो है एल्फ्रेड हर्शे है, और नहीं, एल्फ्रेड हर्शे है और ये मार्था चेज है, ठीक है। एल्फ्रेड हर्शे थे, वो एक PhD प्रोफेसर थे, और उनकी एक स्टूडेंट थी मार्था चेज। ये इन्होंने 1952 में बेटा, कब किया था? 1952 में। यार ये तो नहीं होना चाहिए। 1952 में उन्होंने डेटा पब्लिश किया था, और उन्होंने कुछ कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स और सेटअप को यूज किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, वो ध्यान बताना, ध्यान रखना, वहां पे गड़बड़ मत कर लेना। पहले नंबर पे है जो उसने यूज किया था वो था T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज। दूसरे नंबर पे उसने क्या यूज किया था बेटा? दूसरे नंबर पे उसने यूज किया था ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या था? ई कोलाई बैक्टीरिया था। तीसरे नंबर पे उन्होंने सल्फर 35 एंड P32 इनको भी यूज किया था। ये क्या थे? दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है। अब ये चीज ध्यान रखना है आपको बेटा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? S35 और P32। अब यहाँ पे सिली मिस्टेक बॉक्स आपका आ जाता है, सिली मिस्टेक बॉक्स। यानी कि आप क्या गलती करते हो? सिली मिस्टेक बॉक्स में बॉक्स बनाते हैं पहले, क्या रायता फैलाते हैं बच्चे यार। S32 करके आ जाते हैं, P35 करके आ जाते हैं रेडियो एक्टिव, लैम्डा बैक्टीरियोफेज करके आ जाते हैं। तो सिली मिस्टेक बॉक्स में लैम्डा बैक्टीरियोफेज करके आ जाते हैं, किसकी जगह पे? T2 बैक्टीरियोफेज की वजह से, जगह पे, उसकी जगह पे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है? जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसकी जगह पे लिख के आ जाते हो स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया था आप बताओ? एक एक्सपेरिमेंट तो था सबसे पहले नंबर पे जो मैंने लेक्चर 2 में करवाया था। लेक्चर 2 में करवाया था ना? हाँ, लेक्चर 2 में करवाया था, वो आप देख सकते हो। लेक्चर 3 में करवाया था, सॉरी, तो आप देख सकते हो उसको। तीसरे नंबर पे बच्चे गलती करके आए थे कि जो S32 करके आ जाते हैं, कौन सा है? S32। या फिर क्या करके आ जाएंगे? वो P35 करके आ जाएंगे रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये सिली मिस्टेक बॉक्स है बेटा, सिली मिस्टेक बॉक्स, ठीक है। आप गलती करके आओगे यहाँ पे, पर आपको ये काम नहीं करना है। ये लाल बटन है बेटा, आपको नहीं दबाना है, नहीं तो आपकी हालत पता कैसी हो जाएगी।
मैं दिखाता हूँ आपकी हालत कैसी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पेंगुइन था यार, एक पेंगुइन बना देते हैं। आपकी हालत हो जाएगी शेर से। पता कैसी हो जाएगी? पहले थे आप शेर ऐसे करके, है ना, अगर सिली मिस्टेक करोगे तो। दूसरी आपकी हालत पता कैसी हो जाएगी? रुको यार, कुछ तो कार्टून एनिमल्स में शेर से भैया सीधे बन के आप बिल्ली। ठीक है, ऑल दो यही प्रेडेटर होती है बट शेर तो नहीं होती ना ये। शेर से सीधा बन गया बिल्ली सिली मिस्टेक करके, तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट सेट को हम देखते हैं हर्षी एंड चेज में। अच्छा, कुछ आपको कुछ पता होना चाहिए, पहले आपको कुछ जानना जरूरी है। प्री नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्री एक्सपेरिमेंट आपको नॉलेज होनी चाहिए। और प्री एक्सपेरिमेंट नॉलेज में पहले नंबर पे ये है कि जो सल्फर 35 है बेटा, वो टैग करता है प्रोटीन्स को। क्यों टैग करता है प्रोटीन्स को? क्योंकि प्रोटीन्स में होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और अगर उन अमाइनो एसिड के सल्फर को टैग कर दिया जाए तो प्रोटीन भी टैग हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बैक्टीरियोफेज जब जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे, बैक्टीरियोफेज को ग्रो करके सल्फर 35 की प्रेजेंस में ग्रो करके जब हम उसको टैग करेंगे, तो उसका जो प्रोटीन कोट है बाहर का, प्रोटीन कोट का नाम क्या होता है? कैप्सिड। बेटा वो क्या हो जाएगा? टैग हो जाएगा। क्यों टैग हो जाएगा? क्योंकि हमने रेडियो एक्टिविटी दे दी उसको इन द फॉर्म ऑफ S35, और S35 प्रोटीन के साथ जाके इंटीग्रेट हो जाता है, और अपने को पता है कि प्रोटीन कहाँ होता है? कैप्सिड में होता है, यानी कि प्रोटीन का ही बना होता है कैप्सिड, है ना। तो सल्फर 35 से हमने टैग कर दिया प्रोटीन कोट को। अब दूसरे नंबर पे मैं क्या कर रहा हूं, उन्होंने क्या किया, क्या ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे भाई, P32 को यूज किया टू टैग द डीएनए। ठीक है, टू टैग द डीएनए। क्यों डीएनए को टैग किया? अपने को पता है कि डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए है फॉस्फोरस। तो अपने को पढ़ा है हमने कि जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है न्यूक्लियोटाइड में, है ना, ऐसे बैकबोन होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने इसके लिए लेक्चर 1 में, इसी बायो डीप डाइव जो सीरीज है, लेक्चर 1 ऑफ BD², आप बेटा उसको देख सकते हो। उसमें बहुत डिटेल में मैंने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, 5 to 3 ओरिएंटेशन एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड मैंने बताई हुए हैं, आपके काम आ जाएंगे। अब वापस फिर से पॉइंट पे आते हैं कि जो हमने P32 रेडियो एक्टिव यूज किया, उससे डीएनए टैग हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये वाला जो वायरस है, ये हमने वायरस है नहीं, ठीक है, कौन सा? बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज। अब जो है इसका, क्योंकि हमने प्रोटीन को तो सल्फर दिया नहीं, हमने फॉस्फोरस दिया है, और फॉस्फोरस जो है वो डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो गया, और फॉस्फोरस क्या था? रेडियो एक्टिव था। तो यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया सेकंड केस में, है ना। सेकंड केस में कौन हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया डीएनए, यानी कि रेडियो एक्टिविटी इनसाइड द कैप्सिड है। पहले केस में रेडियो एक्टिविटी इन द कैप्सिड है, यहाँ पे इनसाइड द कैप्सिड, यानी कि डीएनए के अंदर है। ठीक है, इस चीज का, दो चीजों का आपको प्री नॉलेज ध्यान होना चाहिए। अब हम एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं। बेटा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 किया। स्टेप कौन कौन सा था? पहला स्टेप था, 2 टाइप में किया उन्होंने। पहले स्टेप में था इन्फेक्शन, ठीक है, दूसरे नंबर पे था ब्लेंडिंग, ठीक, और तीसरे नंबर पे था सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा ये 3 स्टेप थे उनके। अब ये PYQ आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से रखना है कि जो मार्था एंड चेज, हर्षे एंड चेज, सॉरी मार्था एंड चेज बोल दिया मैंने, हर्षे एंड जो चेज एक्सपेरिमेंट था बेटा, उसमें 3 स्टेप कौन कौन से हैं, ये PYQ है। अब इस साइड हम यूज करते हैं, इस साइड में पहले नंबर पे एक काम करता हूं, यूजिंग द S35 रेडियो एक्टिव, और दूसरे केस में P32 ये यूज किया हमने। तो पहले केस में क्या होगा? अपने को पता है कि पहले केस में जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो कहां पे होगी बेटा? वो रेडियो एक्टिविटी कहां होनी चाहिए? मैंने आपको पीछे बताया था, कहां होनी चाहिए? प्रोटीन के अंदर, बिल्कुल सही बोला। और दूसरे केस में रेडियो एक्टिविटी कहां होगी? डीएनए के अंदर होगी, मैंने पीछे बताया था आपको। अब यहां पे इन्फेक्शन हो गया,
इन्फेक्शन, पहले केस में इन्फेक्शन के अंदर क्या है, ऑब्वियसली डीएनए अंदर चला जाएगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है, जो कि एक्चुअली हम अभी नहीं बोल सकते, एक्सपेरिमेंट के बाद बोलेंगे, डीएनए अंदर चला जाता है। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि डीएनए अंदर जाता है। वैसे आज जो है, उस टाइम पे ये था कि अगर प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो अंदर जाना चाहिए, और अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो अंदर जाना चाहिए इकोलाई के अंदर। ये इस चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिविटी यूज की। पहले केस में क्या है, आपको क्या लगता है, पहले केस में रेडियो एक्टिविटी इकोलाई सेल के अंदर जा रही है या फिर दूसरे केस में जा रही है, आप बताओ, ठीक है, किस केस में जा रही है। ऑब्वियस बात है, दूसरे केस में डीएनए रेडियो एक्टिविटी है, तो वो डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो वो इनसाइड द सेल जा रहा है। सेकेंड स्टेप में ब्लेंडिंग किया। ब्लेंडिंग में क्या है, एक्चुअल में ये सारा काम किस में हो रहा था, ऊपर वाला इन्फेक्शन वाला भी काम किस में हो रहा था, एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा था, ये वाला भी एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या है, हमने जोर से इसको शेक कर दिया। किसको शेक कर दिया, ये वाला जो इनका मिक्सचर है, बहुत जोर से इसको शेक कर दिया हमने। तो जोर से शेक होने पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, कौन है, बैक्टीरियोफेज, वो कैप्सिड से अलग हो जाता है। पहले केस में तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है, यानी कि डीएनए अंदर चला गया, और दूसरे केस में क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, दूसरे केस में ये दोनों कैप्सिड और बैक्टीरिया अलग अलग हो गए। इस केस में भी सेम ही होता है, जो प्रोटीन कोट है और जो बैक्टीरिया, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, सेंट्रीफिकेशन आता है। तीसरे नंबर पे क्या जाएगा, सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन में अब तो हम ध्यान से बात करते हैं होता क्या है। अब सेंट्रीफिकेशन में बेटा जो बैक्टीरिया है वो हैवी होता है, वो नीचे चला जाएगा पैलेट में। इसमें चला जाएगा नीचे, दोनों केस में नीचे चला जाएगा। और जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं, वायरस पार्टिकल, जो ऊपर जो कैप्सिड है वो ऊपर रह जाएंगे। क्यों ऊपर रह जाएंगे, कि हल्के होते हैं वो। बैक्टीरिया क्या होता है, हैवी होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ई कोलाई बैक्टीरिया इन पैलेट, ठीक है। सेंट्रीफिकेशन में हम क्या करेंगे, पैलेट में इसको पहुंचा देंगे बाय यूजिंग द सेंट्रीफिकेशन। इक्वली हैवी होता है, ऑब्वियस बात है। अब अपने को पता है कि दोनों केस में डीएनए अंदर चला जाता है, ठीक है, और प्रोटीन बाहर रह जाता है। बट एक कंटेक्स्ट है जो हमें ध्यान रखना है, इस केस में हमने प्रोटीन को टैग किया था, और इस केस में हमने किसको टैग किया था, डीएनए को टैग किया था, है ना। तो क्या होता क्या है इस केस में, जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनाटेंट रह गई। अब सुपरनाटेंट क्या होता है, जो ऊपर से तैरने वाला जो मटेरियल है, सुपरनाटेंट। और इस केस में क्या है, रेडियो एक्टिविटी इन पैलेट। अब ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, रेडियो एक्टिविटी इन पैलेट। अब क्वेश्चन क्या आते हैं आपको बताता हूं, कि जो ई कोलाई पैलेट में है और रेडियो एक्टिविटी सुपरनाटेंट में है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कैप्सिड तो अंदर जाता नहीं है, और जिस केस में हमने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया था वो कैप्सिड में रह गया, तो रेडियो एक्टिविटी ऊपर रहेगी। तो क्या प्रूफ हुआ कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं लग रहा, क्योंकि वो इनसाइड सेल नहीं गया। दूसरे केस में जब डीएनए को टैग किया गया, रेडियो एक्टिव किया गया सेकेंड केस में, तो वो सेल के अंदर चला गया। तो इससे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तभी वो सेल के अंदर जाएगा। और जो नॉन रेडियो एक्टिव क्या थे, हमारे जो कैप्सिड थे, खाली कैप्सिड थे, वो ऊपर तैरते रह गए सुपरनाटेंट में। तो इससे प्रूफ क्या हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकला, कि जो सेल के अंदर जाएगा वो ही जेनेटिक मटेरियल होगा। और सेल के अंदर कौन गया, अपने को पता है कि सेल के अंदर कौन गया है, दूसरे केस में डीएनए गया है। तो कंक्लूजन क्या निकला, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इन्होंने प्रूफ कर दिया। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब क्या होता है, कि जिसको कोई झूठ ना कह सके कि भैया यही फाइनल है, इसके बाद हमने बोल दिया तो बोल दिया, भाई ने बोला करने का है तो करने का है। तो अनइक्विवोकल प्रूफ यहाँ पे दे दिया इन्होंने कि भैया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, अब तुम ना चुपचाप बैठ जाओ और डीएनए की स्टडी करो। तो डीएनए की स्टडी फिर साथ साथ होने लगे। देखते हैं अब यहाँ पे साइंटिस्ट तीसरे नंबर पे आते हैं, कौन से,
वॉटसन एंड, अरे मार्था चेज के बाद हमने क्या लिखा था, चारगाफ लॉ लिखा था, चारगाफ लॉ, चारगाव्स लॉ। ठीक है, अब चारगाफ ने 1951-52 के अराउंड में एक और बताया। ठीक है, क्या क्या बताया उन्होंने, बता देता हूं आपको मैं। पहले नंबर पे उन्होंने बताया कि जो प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन, ये बताया उसने। ठीक है, किसमें, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन के बराबर क्वांटिटी में होते हैं, ये चारगाफ ने बताया था। ठीक, अब दूसरे नंबर पर उन्होंने थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट किया कि प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं। पिरिमिडिन अपने को पता है कि जिसके अंदर वाई होता है, देखो ये थाइमिन हो गया और साइटोसिन हो गया। तो याद करने का तरीका है, वाई वाई, और पिरिमिडिन में भी क्या होता है, वर्ड में क्या होता है, वाई। तो टी एंड सी ये दोनों क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं पायरिमिडिन। अब इसके बाद प्यूरिन कौन कौन सा रह गया, एजी, यानी कि एडिनिन प्लस गुएनिन। तो बेटा क्या है यहां पे, ए प्लस जी इज इक्वल टू, ये दूसरा उसने बताया था ना, सी प्लस टी, या फिर एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, मैथमेटिक्स शुरू हो गया हमारा। ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, उसको नीचे ले आए तो ये यहां पे आ गया, और इज इक्वल टू 1। ये बेटा यहां पे आ गई स्टेटमेंट हमारी, ये छोटी सी डेरिवेशन आ गई। इसने क्या बता दिया कि ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1 एंड इज यूनिवर्सल इन ऑल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये कोई गलत नहीं है, इसने ऑब्जर्वेशन कर ली है। दूसरे नंबर पे इसने देखा, सस्ते वाला है भैया, सस्ते वाला यूज कर रहे हैं। अब यहां पे दूसरे वाला क्या यूज किया उसने, कुछ चीज यूज की उसने, ए टी प्लस जी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1। अब जब रेशियो जब चेंज किया उसने, तो उसने देखा कि ये वाला जो है इक्वल नहीं होता है। इवन एक स्टेटमेंट दी, इट इज वेरिएबल इन स्पीशीज टू स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में इसका रेशियो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, उसमें जीसी कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, एटी कंटेंट क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 40%, ये हो गया 60%, तो इन दोनों का रेशियो एक के बराबर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक से कम हो गया, लेस देन 1 हो गया। दूसरे नंबर पर उसने क्या देखा, जो एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स में 80 कंटेंट ज्यादा है, जीसी कंटेंट कम है। फॉर एग्जाम्पल ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, ये फिर से इक्वल 1 नहीं है। इस केस में क्या हो गया, ये मोर देन 1 हो गया। इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे मोर देन 1 हो गया। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, हर एक स्पीशीज का अलग ये वाला इंडेक्स होता है, ये वाला। ठीक है, स्पेसिफिक, बट वेरिएबल फ्रॉम स्पीशीज 1 टू स्पीशीज 2 एंड स्पीशीज 3, बेटा ये चीज होती है, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा चारगाफ रूल। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कौन से साइंटिस्ट, हमारे वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, क्या बात है भाई, 1953 में डबल हेलिक्स दिया मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि ऐसा है, जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ये ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे। इसने क्या बोला कि जो एक हेलिक्स है, वैसे मैंने आपको ना ये जो है लेक्चर 1 में आपको करवा दिया था, आप वहां पे देख सकते हो। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अगर आपको बहुत इन डेप्थ में देखना है तो आप वहां पे जाके देखिए। ये होती है एक सिंगल हेलिक्स, फुल हेलिक्स, जिसका जो है लेंथ आ जाएगी 3.4 नैनोमीटर, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम, और ये जो डायमीटर है पूरी इसका हेलिक्स का, ठीक है, यानी कि डीएनए का, ये आ जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2 नैनोमीटर।
और जो ये जो बेस हेलिक्स है, बेस की जो राइज है, बेस की जो डिफरेंस है बेटा, ये आती है 0.34 नैनोमीटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये उसने BDNA के बारे में बताया था। उसने एक हॉलमार्क भी दिया इसके बारे में, बीच में हॉलमार्क दिया। हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क होता है बहुत ठप्पा, मोर लग गई है, यानी कि इसकी खास बात क्या थी? तो इसकी खास बात थी बेटा इंटरस्टैंड बेस पेयरिंग। इंटरस्टैंड बेस पेयरिंग यानी कि ए बॉन्ड जो है बनाता है टी के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जी बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सी। तो ऐसे करके ये इंटरस्ट्रैंड बेस पेयरिंग होती है। ये एक हॉलमार्क था। किसका हॉलमार्क था? डबल हेलिक्स मॉडल का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने, ये जो वॉटसन एंड जो क्रिक थे, जो मॉडल था, उन्होंने कौन कौन से साइंटिस्ट के डेटा को यूज किया? तो सबसे पहले रोजालिंड फ्रैंकलिन बेटा। कौन है? रोजालिंड फ्रैंकलिन। और इन्हीं के साथ था मॉरिस विल्किंस। मैंने इनकी पूरी पूरी डिटेल ना लेक्चर 1 में दी हुई है, आप जाके देख सकते हो वहां पे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा जो चारगाफ, है ना। इन 3 साइंटिस्ट के डेटा को यूज किया, उसको एनालाइज किया, और वॉटसन एंड क्रिक ने फिर एक बहुत ही फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया। अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने कब काम किया, और चारगाफ रूल्स कब आया? ये मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया है, ये आपको देख के आना है। बेटा एक चीज आपको बता देता हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ना, अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ोगे तो आप गए, आप रट्टा नहीं मार सकते। हर जगह रट्टा मार लिया होगा, सब जगह ढूंढ लिया होगा, सब जगह धक्के खा लिए होंगे, बट जब तक आप कॉन्सेप्चुअल आप नहीं पढ़ोगे ना, तो आप कहीं से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस केस में। और समस्या ये है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हर साल मिनिमम 6 या फिर कई केस में 7, कई केस में तो 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और 8 क्वेश्चन का मतलब बार बार बोल देता हूँ आपको मैं, 32 मार्क्स, यानी कि 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 360 मार्क्स इन द बायोलॉजी। इसका अगर आप परसेंटेज काउंट करोगे ना, इसका अगर मैं परसेंटेज बोलूं तो बेटा इसका परसेंटेज आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 9% वेटेज है इसकी, अकेले सिंगल चैप्टर की इन बायोलॉजी। एक सिंगल चैप्टर की आप वेटेज देख सकते हो, और 9% ही इस चैप्टर की है, और 8-9% ही आपको किसकी मिल जाएगी? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की मिल जाएगी। तो दोनों के दोनों जो चैप्टर हैं ये बेटा बनाते हैं ऑलमोस्ट 18 से 20% सिलेबस का ऑफ बायोलॉजी। ये आपको बेटा देख के आनी है, ठीक है। इसी वजह से इस चैप्टर में रट्टा मारने की गलती मत करना, गड़बड़ मत करना बेटा। कोई डाउट है? अगर आपको लगता है कुछ और सीरीज आनी चाहिए, या फिर कुछ और टाइप का डेटा आना चाहिए, कंटेंट आना चाहिए, तो आप देख सकते हो। एक लास्ट में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है बेटा। अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक जल्दी ही इंटरेक्टिव पीडीएफ लेके आने वाला हूँ। इंटरेक्टिव पीडीएफ जो है आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। आप जो है वेबसाइट में आप जाओगे तो आप उसको क्या देख सकते हो, एक छोटा सा सैंपल देख सकते हो, वो मैंने बनाया है। आप इसमें इंटरेक्टिव पीडीएफ में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पीडीएफ नहीं है कि नोट्स पढ़ लिए और रख दिया, इस टाइप की पीडीएफ नहीं है। इसमें बेटा जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो आप खुद लिखोगे ये आपको बनाने हैं। फिर उसके बाद है आप खाली ब्लैंक टेबल लिखी हुई है बीच बीच में, तो आप जो है उसको प्रिंट करके आप खुद के नोट्स बना सकते हो। ये इंटरेक्टिव है, ये ऐसे पीडीएफ फेंकने वाली नहीं है, ये आपके सिर्फ इनबॉक्स में नहीं रहेगी। ये आप प्रिंट करवाइए और इसको अपने टेबल पे लेके आइए और इसको यूज़ कीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर 5 में मॉलिक्यूलर बेसिस के।